तो साहित्य के सबसे बड़े मंच ई साहित्य आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शम्स ताहिर खान। अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्षेत्र के तमाम लोग और इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे कटी, कैसे कट रही है, उन्होंने क्या कुछ किया, कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर चीज़ आपके सामने रख सकें इस साहित्य आज तक के मंच के ज़रिए। इस सेशन में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है। इन मेहमान का मैं नाम लूँ उससे पहले आपको बताऊं कि लगभग पिछले 60 साल में एक जवान पीढ़ी बूढ़ी हो गई, एक बूढ़ी पीढ़ी पता नहीं कहाँ आगे निकल गई, लेकिन उनके किताब, उनकी कहानियाँ, ख़ास तौर पर क्राइम की दुनिया की कहानियाँ मुझे लगता है एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान की शायद रूबरू है उनसे। और घर घर में जो नाम है, सुनील, सुधीर, विमल, ये सब कैरेक्टर के नाम हैं। आमतौर पे अगर हम बात करें जुर्म की दुनिया की, एक मुजरिम वो होता है जिसे पुलिस पकड़ती है, लेकिन कुछ मुजरिम ऐसे हैं जिन्हें इन साहब ने पैदा किया, खुद जन्म दिया और घर घर तक पहुंचाया। सुरेंद्र मोहन पाठक जी। हिंदी की अगर हम बात करें नॉवेल की और ख़ास तौर पर क्राइम की दुनिया की, तो ये वो नाम है जो शायद घर घर जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र मोहन पाठक जी। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है पाठक साहब? हाँ जी, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 60 साल से क्राइम की दुनिया के थ्रिलर, नॉवेल, उपन्यास आप लिखते चले आ रहे हैं। मैं आपके इस सारे काम की बात करूँ उससे पहली जो शुरुआत है मेरे मन में वो ये है कि आपने बहुत सारी ऐसे चीज़ें इस दुनिया को दिखाई, लोगों को पढ़ाई जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन ये जो कोरोना नाम की एक महामारी आई, आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा पीरियड आएगा जब लोग पूरा देश क्या दुनिया घरों में कैद होगी और एक इंसान दूसरे इंसान के करीब नहीं जा पाएगा? जो काम पुलिस नहीं कर रही है वो क्राइम अपने आप ये कोरोना रोक देगा। ये सारी चीज़ें कभी आपने सोची थी इस जनवरी, फरवरी या मार्च से पहले? आपका सवाल ये है कि कोरोना की बीमारी के दौरान मैं क्या कर रहा हूँ? जी, और ये कभी आपने सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे? मैं कोरोना के बारे में ही आपसे अर्ज करता हूँ जो आपका सवाल है। मेरी निगाह में तो कोरोना की यही वजह है कि खुदा आदम जात से नाराज है। उसकी नाराजगी कोरोना की सूरत में प्लेनेट अर्थ पर बरस रही है। जब खुदा की नाराजगी दूर होगी तो कुछ कोरोना से भी आज़ादी मिल जाएगी। मेरी तो यही वजह है, और क्या कहूँ। ये प्राकृतिक आपदा वाली बात है तो भुगतनी तो पड़ेगी, सबको भुगतनी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से भुगती जा रही है वो बहुत हौलनाक है। 1947 की पार्टीशन का मंजर याद आता है, जिसमें मैं लाहौर से दिल्ली जब आया था तो खुद भी शामिल था, और इस किस्म की भगदड़ मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस बारे में कोई बड़े कदम उठाने चाहिए थे कि ना ये सिलसिला होता कि लोग भूखे मरते दिखाई दे, बसों के नीचे आते दिखाई दे, घर पहुंचने की जद्दोजहद में घर पहुंच ही ना पाए, मंजिल इतनी दूर दिखाई देने लगे कि क्या करें। ये बातें थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। बाकी तो जो सामने है वो भुगतना पड़ेगा। जो मैन मेड है, ये भगदड़ वाली बातें और दूसरे ये कर्फ्यू, लॉकडाउन जिसको आप कहते हैं, वो तो मैन मेड है, तो मैन ही भुगतेगा उसका। भगवान में रोल तो कोई है नहीं, ईश्वर में एक सजा है जो सबके लिए बराबर है, उसको भुगत रहे हैं। कुछ पे वो अपने अपने अंदाज से हैं, कुछ बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कुछ मेरे जैसे इतने अफेक्टेड नहीं है इस सिलसिले में। पाठक जी, यहाँ पे एक सवाल, आपने चूंकि पिछले 60 साल से क्राइम के अलग अलग नॉवेल लिखे, तमाम कहानियाँ आपने क्राइम की दुनिया के उठाकर लिखे, एक अचानक इस कोरोना का ही एक दूसरा रूप देखने को मिला है। वो ये कि जो कैदी जेल में बंद हैं, जेलर परेशान कि कहीं कोरोना ना हो जाए, तो कहा गया भैया जिनके थोड़े कमज़ोर जुर्म हैं, जिन्होंने संगीन जुर्म नहीं किया, उनको जेल के बाहर छोड़ दो। पुलिस वाले कह रहे हैं कि बेवजह खामोखा किसी को अभी पकड़ के लॉकअप में क्यों रखूं, खतरा हो जाएगा, तो मामूली जुर्म है, छोड़ दो। तो कोरोना ने मुजरिमों की भी चांदी कर दी है। क्या कर दिया?
कोरोना ने मुजरिमों के लिए बड़ा भलाई कर दिया है, जेल से उनको छोड़ा जा रहा है, लॉकअप में रखा नहीं जा रहा है, कह रहा है अभी जाओ बाद में देखेंगे तुमको। नहीं, आप जनरल बात कह रहे हैं, ये मेरे पे लागू जनरल समझ के कह नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, मैं जनरल कह रहा हूं। जनरल में तो सारे ही डिस्टर्ब्ड हैं, सबको कीड़े हैं, कोई नेचुरल को सिलसिला तो चल नहीं रहा लाइफ का। जो जैसी जिंदगी चलनी चाहिए वैसी तो नहीं चल रही, अपने अपने तौर तरीके से हर कोई परेशान है। जनरल तो यही बात है। लिखने के बारे में जहाँ तक अगर आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से यही पूछ रहे थे, तो इस कॉल में लिखा हुआ किसी काम तो आने नहीं वाला। आप एग्री करते हैं मेरे से? जी जी। मैं तो कह अभी रहा हूँ कि इस कॉल में, अच्छा, आप आप कुछ प्रिजनर्स लिख के रहे हैं आप पाठक जी? तो वो प्रिजनर्स पर मेहरबानी थोड़ी है, वो तो सरकार की अपनी दुश्वारियां हैं जिनकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। अब पाठक जी इतनी भीड़ अभी को कुछ लिख रहे हैं ना, आप कुछ लिख रहे हैं अभी? आज लिखने बिना तो गति नहीं है, तो लिखे बिना तो गति नहीं है। आज की तारीख में बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, लेकिन लिखा किसी काम तो ये बचे कुछ साल में भी आने वाला नहीं है। पब्लिशर तरीके से अभी तक अपने सिलसिले में अपने आप को रवा नहीं कर सके हैं। फिर पब्लिशर की अपनी प्रॉब्लम चाहिए होती है, प्रिंटर्स कोऑपरेट करे, बाइंडर कोऑपरेट करे, बुक सेलर किताब को एक्सेप्ट करे, तब जाके ये सर्किट कंप्लीट होता है। लेखक के कुछ लिख लेने से तो नहीं सिलसिला चलता ना। मैंने लिखा कंप्लीट नावल, कोरोना में घर में था इस चक्कर में, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो इस साल में छप पाएगा या अगले साल, ईश्वर जाने कब छप पाएगा। प्रॉब्लम तो हर किसी की, हर ट्रेड में हर तरह की है। मेरे, आप राइटर को ये समझ लिए थोड़ी कम है, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी पर तो कोई अंकुश कोरोना नहीं लगा रहा ना। क्या जी ख्याल है आपका? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो अलग अलग फील्ड के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर अपने तमाम नॉवेल लिखे, तो कोरोना ने जिंदगी का ढर्रा एक तरह से बदल दिया है, पुलिस का काम बदल दिया है, क्रिमिनल का तरीका बदल दिया है क्राइम करने का। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं कि मास्क पहन के क्राइम हो रहा है तो चेहरा नहीं दिख रहा है। तो कोरोना के बैकग्राउंड में कोई क्राइम की सीरीज या नॉवेल आपके दिमाग में कोई आया कि लिखना चाहिए, या लिख रहे हैं आप? मतलब कोरोना का मेरे टाइम पे, मेरे शेड्यूल पे क्या असर है, ये पूछ रहे हैं? जी हाँ जी, अभी अर्ज करता हूँ मैं, एक सेकंड में, एक सेकंड दीजिए मेरे को। हाँ, नहीं, कोरोना का इस बातों में फिक्शन पे ऐसा कोई असर नहीं है। फिक्शन पर वाली क्राइम पैटर्न की बदलने की आप बात अगर ये कहते हैं, जब पब्लिक कोई सड़क पे दिखाई नहीं देगा तो क्राइम तो अपने आप ही कम होगा ना। जी जी देखो ना, जो क्राइम में जिनका ग्राफ ज्यादा ऊंचा होता है, आप जरा थोड़ी सी मेरी बात समझिए। जो मर्डर है वो रोज तो नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन ये हाई के जेब काटने की बातें तो दिन में 1000 हो सकती हैं। तो वो तो तभी होगी जब सारी लाइफ नॉर्मल होगी, दिन दुनिया अपने अंदाज से चलेगी, कोई 2 गज का बीच में कोई फासला रख के चलने की कोई बंदिश नहीं होगी। तो मैं क्राइम में ऐसी बातें तो नहीं लिख सकते ना। ये बातें तो वक्ती है। जब कोरोना खत्म होगा तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इसने कोई लंबा चलने वाली बात हो तो कोई इसके बारे में को उसको अपनी राइटिंग में जगह दे या कुछ करे। ये मेरे को इससे कोई दखल नहीं है। कोरोना से मैं जरा थोड़ा संकोच से कह रहा हूँ आपको, मेरी जो इस वक्त लाइफ है वो कोरोना से अफेक्टेड नहीं है। उसका रीज़न ये है, ये कोरोना की मार्च में जब हाहाकार शुरू हुआ था, मैं तब भी घर में ही था, कहीं नहीं जाता था। अब कोरोना में भी मैं घर में ही हूँ। ये आप पाबंदी हट जाएगी, आज़ादी हो जाएगी, मैं फिर भी घर में ही रहने। मेरी कभी कभार की आउटसाइड मूवमेंट थी, उसके रिस्ट्रिक्ट हो जाने से मैं कोई परेशानी नहीं हूँ। मेरी अपनी वो है, वो जैसे वो शेर है ना
मुझे दुनिया से क्या मतलब, मैं अपनी आप दुनिया हूँ। बस वही बात है साहब, मेरे को कोरोना से इतना उस टाइप का कोई असर नहीं है। आई एम ए लोनर, मैं भीड़ में भी अकेला हूँ। मेरे को अपनी काम से जो वो है, इश्क है, उसका कोरोना की दखल अंदाजी उसमें नहीं है कोई। मैं तो जो करता था वो कर रहा हूँ, जो मेरा लाइफ स्टाइल था वही चल रहा है इस वक्त। मैं 80 पा- साल का आदमी, कोई भटकने की तो उसकी आउटडोर कोई लाइफ होती नहीं है। जो थोड़े पा- बहुत भटकन है वो जरूरतों के लिए होती है, औलाद पूरी कर देती है, क्या अर्ज है घर बैठने में, कोई जी अर्ज नहीं है। पाठक जी, आपने बहुत सही लाइन कही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं, 60 साल हो गए लिखते हुए। आपने अभी कहा आपको अपने काम से इश्क है, तो आपके उस इश्क की 3 महबूबा थी, खासतौर पर सुनील, सुधीर और विमल। ये तीनों वो कैरेक्टर जिसको आपने जिंदा किया। ये तीनों कैरेक्टर आज भी आपके लिए कितना मायने रखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है? कैरेक्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं? आपके 3 कैरेक्टर सुनील, सुधीर और विमल, जो आपके तमाम नॉवेल जो लोगों ने पढ़े, हाँ, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने ठीक है, वाले नॉवेल के ये 3 कैरेक्टर। ठीक है, आज करता हूँ। देखो, मैंने जब ये पहला नावल लिखा था उस वक्त मैं 23 साल का था। उस वक्त मैं 23 साल का था। मैं सुनील जी के बारे में पहले बता रहा हूँ आपको, हाँ हाँ, ओके? बिल्कुल जी। जब मैंने पहला नावल लिखा था उस वक्त ये जो पल्प का धंधा है ये बहुत फैला पसरा हुआ था। बहुत पब्लिशर थे, बहुत राइटर थे और बहुत रीडर थे। घर घर किताब पढ़ी जाती थी, क्योंकि कोई दूसरे साधन, इंटरनेट नहीं था, टीवी वो नहीं था, टेलीफोन, मोबाइल नहीं था, तो कोई सोर्स ऑफ इंटरनेट उस वक्त फिल्म के अलावा और कोई नहीं होता था। अब फिल्म भी कोई इतनी सस्ती तो नहीं थी, नहीं लोग देख पाते थे, लेकिन किताब सस्ती थी। और फिल्म फिर रोज नहीं तो नहीं आती, किताब तो इतनी छपती थी जी कि रीडर को चाहिए कि रोज नई किताब आ सकती। ऐसे माहौल में मैंने इतने बड़े कंपटीशन में जब अपना पहला नावल लिखा था, तो मेरे सामने एक बड़ा सवाल ये था कि मैं हीरो किसको बनाऊं। क्योंकि उस वक्त हीरो या इंस्पेक्टर होता था या सीआईडी ऑफिसर होता था या कोई मिलिट्री मैन होता था, मेजर फलाना, कर्नल फलाना। मेरे को वो पसंद नहीं था। मैंने कहा मैं छोटा मामूली राइटर हूँ, पहला नावल लिखूंगा, ऐसा कोई हीरो बनाया मैंने तो सारे कहेंगे फलाने की नकल कर ली, फलाने का पैटर्न बना लिया। तब मेरी अच्छी किस्मत ने मुझे पत्रकार सुझाया, तो किसी को नहीं सूझा, तो मैंने पत्रकार को हीरो बनाया, सुनील को। और उसका नावल छपा तो लोगों ने टोटल रिजेक्ट कर दिया, पब्लिशर ने भी और रीडर ने भी। कहता है ये गलत है, पत्रकार हीरो नहीं हो सकता, ये स्टूपिडिटी है, ऐसा नावल लिखना ही चाहिए। पब्लिशर ने यहाँ तक कहा कि मैंने बिना पढ़े छाप दिया था, मुझे पता था कि ये नावल में पत्रकार हीरो है, तो मैं कभी नहीं मानता, मैं यही कहता उसको जासूस बना। तो बड़ी मुश्किल हुई, 2 साल किसी ने पास नहीं फटकने दिया। इसी वजह से मेरी भी जिद थी कि भी मैंने यही हीरो बनाना है, आप वो नावल छापते हो या नहीं छापते। तो जैसे राइटर की प्रॉब्लम होती है वैसे ही किसी पब्लिशर की प्रॉब्लम बनी। उसे राइटर नहीं मिल रहा था, वो मान गया छापने के लिए, नावल जैसे तैसे छपे। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी पकड़ भी बना ली पब्लिक में। उसके बाद शम्स जी ये हाल बना कि ये आइकॉनिक आइटम बन गई पत्रकार। पत्रकार को हीरो बनाया, लोग मेरी नकल मारने लग गए, पत्रकार को हीरो बनाने लग गए। लोगों ने मिसाल ली, बड़े बड़े एंकर्स ने ये कहा कि हम सुनील सीरीज पढ़ के हमें ये प्रेरणा मिली कि हम इस पत्रकारिता के धंधे में आए। तो शुरुआती जो टीथिंग ट्रबल थी वो झेली, तो ये मौका हाथ में आया ना। अगर उस वक्त में बिल्कुल। अपनी कर देता अच्छा भी, जैसे आप कहते हो मैं लिखता, तो आज मुझे वो यश नहीं मिल सकता था पत्रकार को हीरो बनाने में जो अभी तक मिल रहा है। मैंने सुनील के 122 नावल लिखे हैं। जी ये हिंदुस्तान में छोटा मोटा रिकॉर्ड हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 से ऊपर एक सीरियल करेक्टर 122 नावलों में दिखाई दे। और अभी खुदा ने चाहा, सलामत रखा तो और लिखूंगा। तो नहीं नहीं सर, ये लिखेंगे आप पत्रकार। बिल्कुल। अब आप अगर सुधीर के बारे में पूछ रहे हैं तो उसकी वजह आपको बयान करूं। जी जी बिल्कुल, सुधीर के बारे में भी।
क्योंकि पहले पत्रकार आया और दूसरा फिर जासूस आता है शायद। हाँ, मैं अब सुधीर के बारे में अर्ज करता हूँ। जब लगातार नावल, हमें उन दिनों नावल आर्मी ने छपता था, मैं भी आर्मी ने लिखता था। जब लगातार नावल सुनील के छपे तो लोगों ने मोनोटोनी की शिकायत की, एक रस्ता की, एक रूपता की शिकायत की। उन्होंने कहा भी बार बार वही कैरेक्टर पढ़ के हम जरा बोर हो गए हैं। तो मैंने भी वो हिंट पकड़ा और एक ऐसा हीरो बनाया जो सुनील से बिल्कुल ऑपोजिट था। वो भला था तो ये बुरा था, वो शरीफ था तो ये बदमाश था। मतलब जो बिल्कुल दिल्ली का एक दुनियादार आदमी जो ये कहता था कि खूब पहचान लो सुधीर हूं मैं, जिनसे जिनसे उल्फत का फकीर हूं मैं। अपने बारे में ये कहता था, खूब पहचान लो जी जी सुधीर हूं, इनसे उल्फत का फकीर हूं मैं। और दूसरी उसकी जो वो अपनी खासियत खुद बयान करता था कि मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। तो मैंने जब सुधीर बनाया ये तो लोगों को बहुत पसंद आया, उनको वो ज़्यादा ट्रू टू लाइफ लगा, ज़्यादा ट्रू टू लाइफ लगा। तो उसको प्राइवेट डिटेक्टिव मैंने किया थोड़े से। उसमें वो मैंने कभी सेक्स नहीं लिखा, वायलेंस नहीं लिखा, लेकिन उसकी स्मार्ट टॉक में थोड़ी सी सेक्स की चाशनी होती थी जो रीडिंग पब्लिक को पसंद आती थी। दूसरे उसकी जो वर्क प्लेस थी वो दिल्ली थी, इस वजह से मेरे, और वो फर्स्ट पर्सन में नावल होते थे, मैं से शुरू होते। हाँ, उसमें एक पाबंदी होती थी कि आप जो भी घटनाक्रम लिखेंगे वो हीरो से एसोसिएटेड होना चाहिए, अलग से ऐसी कोई बात नहीं लिख सकते जिसमें हीरो मौजूद नहीं था। तो इस मजबूरी की वजह से मैं सुधीर सिंह का स्कोर बड़ा नहीं खड़ा कर सका। सिर्फ 23 नावल लिखे मैंने 42-43 साल में, सुनील के 122 के मुकाबले में। लेकिन जो भी लिखे वो इतने पॉपुलर हुए कि आपको एक मिसाल देता हूँ जी। एल्ट बालाजी का रिसेंटली एक सीरियल आया था, उसका नाम बॉस था। उसके जो हीरो का नाम उन्होंने सुधीर कोहली रखा, पत्रकार भी बताया, ये सब कुछ भी बताया, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। मतलब सारी मेरे नावल की फाउंडेशन उन्होंने अपने सीरियल में नकल रख ली। जी जी। तो एक तरह से शाबाशी है राइटर को, किसी की राइटिंग उसको इतनी दूर तक मुतमिन करे कि वो अपने रीडर का नाम दूसरे राइटर से, फिक्शनल कैरेक्टर से पिक करके रखे। पाठक जी, आपने पहले सुनील बनाया, एक शरीफ कैरेक्टर, एक पत्रकार, उसको आपने हीरो के तौर पे बनाया। फिर आप सुधीर पे आए। सुधीर एक डिटेक्टिव, लेकिन आशिक मिजाज, थोड़ा सा शैतान, थोड़ा सा लड़कपन, थोड़ा आशिकाना, ये दो। फिर आप तीसरी तरफ जाते हैं और एक और ऐसे कैरेक्टर को जन्म देते हैं जो कि सुनील और सुधीर को भी पीछे छोड़ जाता है और कहीं ज़्यादा मकबूल और मशहूर होता है, विमल। विमल का जन्म कैसे हुआ? विमल के बारे में ये है, उसके लिए थोड़ा मेरे को एलेबोरेट करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल कीजिए। मैं अपने आप को लेखक नहीं तस्लीम करता, राइटर नहीं कहता। मैंने कई बार पूछे जाने पे ये कहा है कि आई एम नॉट ए राइटर, आई एम ए बिजनेसमैन, माय बिजनेस इज राइटिंग। तो जब ये वो यूएसपी हो किसी राइटर की, तो अपने मुंह से कहे कि मैं कारोबारी हूँ, मेरा कारोबार लिखना है, तो उसको सीरियसली लेना किसी का मुश्किल होता है, कम से कम साहित्यिक लोगों का। लेकिन जो हकीकत है वो यही है। सारे बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में जो पल्प फिक्शन लिखने वाले राइटर हैं वो अपनी जुबानी फ़ख्र से ये बात मानते हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ी सी क्रिटिसाइज की जाती है ये बात कि कोई ये कहे कि मैं राइटर नहीं हूँ, व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार लिखना है। लेकिन जो हकीकत है वो यही है। तो वो अब दूसरी इसके जो इक्वेशन है जिस पर मेरा बहुत अकीदा है वो ये है कि मैं रीडर को, पाठक को कंज्यूमर मानता हूँ जी, और बुक को प्रोडक्ट मानता हूँ। जी, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, जैसे जैसे कॉलगेट है, पेप्सी कोला है, कोका कोला है, आप उसी निगाह से समझिए कि रीडर जो है, जो किताब पढ़ता है, जो रेगुलर किताब पढ़ता है, वो कंज्यूमर है, और किताब प्रोडक्ट है और मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। बिल्कुल तो सही। मैन्युफैक्चरर जो असेंबली लाइन है वो बीच में ब्रेक नहीं हो सकती ना। जो साहित्यिक लोगों का लिखने का जी स्टाइल होता है, उनकी एक किताब छपती है, 5 साल कुछ नहीं लिखते। मैं तो बिल्कुल। ये लग्जरी अफोर्ड कर सकता। मैंने बहुत लिखना था, बहुत लिखना है। इस वजह से मैंने एक तीसरा करेक्टर विमल खड़ा किया। मैं क्या, थोड़ी मोनोटोनी दूर होगी। दूसरा वो करेक्टर क्रिमिनल टाइप का, उसका मैंने किरदार बनाया, जिसकी हिस्ट्री क्राइम की थी कि पकड़ा जाए तो फांसी पे चढ़ेगा। ये बात इतनी क्लिक की शम्स जी, मैं आपको जी क्या बयान करूं। इतनी क्लिक की, लोगों को दीवाना कर दिया उसने। और सारे पब्लिशर मेरे पीछे बढ़ गए कि मैं विमल सीरीज लिखूं। कैसे लिखूं, 10 हाथ भी हों तो नहीं लिख सकता था। तो वो ये जो वो चाहते थे वो तो पॉसिबल ना हुआ। लेकिन उसके बदले में उन्होंने जो हरकत की वो ये थी कि मेरे करेक्टर की खुली नकल मारनी शुरू कर दी। अपना कोई नाम, कोई विमल का कमल रख लिया, कोई ऐसा कुछ छोटी मोटी अल्टरेशन से उन्होंने नाम करके जैसा मैं लिखता था वैसी बातें नावल में लिखनी शुरू की। चला जी तो कोई बिल्कुल। नहीं, दिल तो दुखाया ना लोगों ने कि एक बूटा मैंने लगाया, पेड़ मैंने खड़ा किया, मेरे फल खाने की वक्त आया तो डाकू पड़ गए। नहीं अब लेकिन कुछ लोगों को आपने जो कुछ लगाई। लिखा, जी जी पाठक जी, वो सभी जानते हैं। और करोड़ों आपके जो हैं वो, अगर मैं कहूँ रीडर, पाठक या फिर कंज्यूमर, वो आज भी आपको याद करते हैं। और ऊपर वाले से यही दुआ है हम सभी की कि आप आगे भी लिखना जारी रखें, ऊपर वाला आपको अच्छी सेहत दे और इसी तरह आप लिखते रहें, सभी का मनोरंजन करते रहें, हमेशा अच्छे रहें। ई साहित्य आज तक से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मोहन पाठक जी। और फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी, बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।